पिछली बार से ज़्यादा मतों से सिक्कर लोकसभा सीट हम जीतेंगे। कांग्रेस ने अपने गले का सांप को निकाल के और कामरेड के गले में डाला है। भारत का जो आम निवासी है वो पूरा मोदी जी के साथ है और 400 पार का जो लक्ष्य मोदी जी ने दिया है वो आराम से पार करेंगे। कांग्रेस वेंटिलेटर के ऊपर है। कांग्रेस की वेंटिलेटर के ऊपर कब मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं है। स्थानीय स्तर पे नहीं बल्कि विदेश में भी हमारा डंका बज रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये बताइए कि अभी लोकसभा चुनाव का जो माहौल है पूरी तरह से सज चुका है। आप बताइए आपके सीकर लोकसभा क्षेत्र का क्या आपको लग रहा है? पिछली बार से ज़्यादा मतों से सिक्कर लोकसभा सीट हम जीतेंगे। पिछली बार से ज़्यादा? पिछली बार से ज़्यादा। तो अभी जैसे एक बात सुनने में आ रही है कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, कॉमरेड को लेके आए हैं, मास्टर स्ट्रोक है या सबसे बड़ी गलती? देखिए, कांग्रेस ने अपने गले का सांप को निकाल के और कामरेड के गले में डाला है। कांग्रेस को ये पता था और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिष्ठा इस बात को लेकर दाव में थी कि मैं यहाँ के स्थानीय रहने वाला हूँ, सीकर जिले का रहने वाला हूँ और सीकर से लोकसभा की हार सुनिश्चित है कांग्रेस की। इसलिए उन्होंने अपने गले का मरा हुआ सर्प निकाल के और अमरा राम जी के गले के अंदर डाल दिया और 101% भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ यह चुनाव जीतेगी। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने कहीं न कहीं जो है कैलकुलेशन ऐसा बिठाया है कि थोड़ा बहुत जो वर्चस्व यहाँ पे कम्युनिस्टों का था उसे भी आने वाले समय में समाप्त कर दिया जाए। कम्युनिस्टों का कोई वर्चस्व है नहीं। लगातार 5 चुनाव अमरा राम जी हार चुके हैं। अगर वर्चस्व होता तो चुनाव जीतते ना। इसलिए मुझे नहीं लगता कम्युनिस्टों का अभी जो विधानसभा चुनाव 4 महीने पहले हुए 20,000 से भी कम वोट मिलना दत्तारामगढ़ विधानसभा से अमरा राम जी को, तो ये मेरे ख्याल से इनसे बेहतर तो इंडिपेंडेंट व्यक्ति भी ले जा सकता था इतनी मत। तो राजस्थान की 3 सीटों के ऊपर गठबंधन के लिए छोड़ा है। हालांकि उनके ज़्यादातर कांग्रेस नेता इस बात को लेकर नाराज है, जो स्थानीय कार्यकर्ता है। इस बात का इम्पैक्ट कितना क्या आने वाला है? कांग्रेस में कितना भीतरघात देख रहे हैं? कांग्रेस वेंटिलेटर के ऊपर है। कांग्रेस की वेंटिलेटर के ऊपर कब मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। विधाननगर से जीतने वाले सीताराम अग्रवाल ने बीजेपी ज्वाइन की है। इन्हीं के सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र जी यादव ने बीजेपी ज्वाइन की है। लालचंद जी कटारिया ने बीजेपी ज्वाइन की है। रिचपाल जी मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन की है। विजय मिर्धा जो उनके लड़के हैं एमएलए थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। मालविया जी ने बीजेपी ज्वाइन की है। जसोल जी ने बीजेपी ज्वाइन की है। तो अब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर कोई बड़ा नेता बचा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा आपके लिए जनमंथन की ओर से। आज के वीडियो में जो देश की रीढ़ है, युवा जो जानता है कि उसे अपने देश को किस दिशा में लेके जाना है और क्यों लेके जाना है, उसी संदर्भ में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अब यहाँ पे लोगों से बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं उनके विचार। और ये युवा जो आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ कुछ बुजुर्गों का सानिध्य भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आइए इनसे बात करते हैं मोदी सरकार के कार्यकाल के बारे में, लोकसभा चुनाव के कार्यकाल के बारे में, स्थानीय प्रतिनिधि के कार्यकाल के बारे में। तो शुरू करते हैं भाई साहब से। भाई साहब शुभ नाम आपका? गोपाल डेनवाल, पूर्व सरपंच हूँ और मंडल अध्यक्ष का दायित्व है गोविंदगढ़ मंडल का। अच्छा, भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए क्या माहौल चल रहा है वर्तमान समय में? देखिए, 2014 में मोदी सरकार आने के बाद उस समय के भारत की और आज के भारत की यदि हम तुलना करें तो अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आज देश स्थानीय स्तर पे नहीं बल्कि विदेश में भी हमारा डंका बज रहा है और ये सब कुछ हमारी वोट की ताकत के आधार पर होता है। जो वोट हम यहाँ से कास्ट करते हैं, हमारे जो एमपी चुनते हैं, वो वोट इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है और जिन्होंने अपनी नेक नियत से हर वर्ग को साथ लेकर चलने का जो काम किया है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को सार्थक यदि किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दूसरी बात, आज ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये देश की आज़ादी की लड़ाई तो है ही, इसके साथ ही देश की सांस्कृतिक आज़ादी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आज गुलामी के चिन्ह हमारे देश से गायब होते जा रहे हैं और हम खुद हमारे स्वयं जो सांस्कृतिक जो हम भूल चुके थे उसकी ओर हम अग्रसर है। आज 500 साल की
बड़े लंबे अंतराल के बाद और बड़े इंतजार के बाद आज भगवान प्रभु श्री राम अपने राम लल्लाम विराजमान, इसका कारण और कोई नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आज यदि कश्मीर से धारा 370 हटी है और इसका फ़ायदा यदि कश्मीर वासियों समेत पूरे देश को है, तो इसका कारण और कोई नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आज यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, आज यदि शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लो, यदि पिछले सरकारों को उठाकर उनके कार्यकाल को देखा जाए और आज की सरकार को उठा के कार्यकाल को देखा जाए तो ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए मेरा तो सिर्फ इतना निवेदन युवाओं से है, देशवासियों से है कि ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ में इस वोट रूपी कमल के निशान पर वोट दबाकर आप अपनी आहुति दें और पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए, ऐसी मेरी इच्छा भी है और मैं ऐसा निवेदन भी आपके समक्ष करना चाहता हूँ। अच्छा, एक नारा है अब की बार 400 पार जो मोदी जी ने दिया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ईवीएम वगैरह में घोटाला है या ऐसी कुछ दिक्कतें हैं, बीजेपी जो है सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, इसीलिए वो इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। उनके इन आरोपों पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, बात ऐसी है, ईवीएम का अलाप आज से नहीं अलाप रहे हैं ये जो कांग्रेस के लोग हैं। ये जब इनकी सत्ता किसी प्रदेश और देश में नहीं होती है तो ईवीएम का कोई आगे लाते हैं। अगर ईवीएम दोषी है तो फिर राजस्थान में पिछली बार सत्ता कैसे आई? अगर ईवीएम दोषी है तो पश्चिम बंगाल में सत्ता कैसे आई? यदि ईवीएम दोषी है तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सत्ता कैसे आई? जब कभी भी देश का मूड जो है आज इनको कांग्रेसियों को पूरी तरह से नकार चुका है। मैं आपको एक बात बताऊं, बीच में सीकर जो लोकसभा क्षेत्र है, सीकर लोकसभा क्षेत्र के से हाथ का निशान गायब हो चुका है और उन्हें सीपीआईएम के कैंडिडेट को यहाँ खड़ा किया, आगे किया है। मतलब इनके पास कैंडिडेट नहीं है। दूसरा, सीपीआईएम के कैंडिडेट, इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, वो केरल में नहीं खिलाफ लड़ रहा है और यहाँ ये इसका पक्ष ले रहे हैं। मतलब इनको खुद को पता नहीं है कि सीपीएम का पक्ष लेना है या फिर उसका विरोध करना, खुद को पता नहीं है। ये तो पहले खुद डिसाइड करें। ये बात मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, ये जो भी इंडिया अलायंस है उसके अंदर ये झोलझाल की बातें काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही हैं और लोग जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से इस बात को वो कहते हैं कि ये एक ऐसा अलायंस है कि जैसे आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है लेकिन पंजाब में नहीं है। सेम स्थिति भाई साहब ने भी बताई, सीपीआईएम के साथ में जो वाम दल है वो केरल में और पश्चिम बंगाल में जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और यहाँ पे गठबंधन है। तो ऐसे गठबंधन की नीयत पे जो सवाल उठता है तो आम कार्यकर्ता क्या सोचता है, सर आप बताइए। आम कार्यकर्ता गठबंधन के बारे में यही सोचता है कि मतलब ना तो इन लोगों की सरकार बन पाएगी, आम आदमी खुद को ठगा महसूस करेगा, सिर्फ ये बरगलाने का और बरगला के सिर्फ सीट खराब करने का काम कर रहे हैं। बाकी मोदी जी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। आम आदमी, आम जनता, भारत का जो आम निवासी है वो पूरा मोदी जी के साथ है और 400 पार का जो लक्ष्य मोदी जी ने दिया है वो आराम से पार करेंगे, आराम से पार हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको, उत्तर भारत के अंदर कुछ सीटें कम होगी इस बार, दक्षिण भारत में कमल खिलेगा? नहीं, बिल्कुल कमल वहाँ भी खिलेगा और उत्तर भारत में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि सीटें बढ़ के आएगी, बढ़ जाएगी इस बार।